तो हम लोगों ने रिटर्न में पढ़ा था, जीएसटीआर 1 के बारे में पढ़ा था। अब जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो है जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। तो आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन 2A और 2B का मैं बता देता हूँ। जब भी एक सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 भरता है, तो 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा अटक। जब भी एक सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 भरता है और जब B2B सप्लाई का डिटेल भरता है, तो वहाँ पे रिसिपिएंट का जीएसटीआर नंबर डालता है। जैसे ही वो जीएसटीआर नंबर डालेगा और रिकॉर्ड को अपडेट करेगा कि जीएसटीआर नंबर दिस, इसका नाम ये है, इनवॉइस डेट ये है, इनवॉइस का वैल्यू ये है, टैक्सेबल वैल्यू ये है, टैक्स रेट ये है, वैसे ही जीएसटीआर 2A में आपको वो डाटा दिखने लगेगा, किसके? रिसिपिएंट के। तो बेसिकली जीएसटीआर 2A जो है वो क्या होता है? रियल टाइम। मतलब जैसे ही इसने B2B डिटेल भरा, जैसे ही जीएसटीआर नंबर डाला, जैसे ही ऐड रिकॉर्ड को सेव किया, वैसे ही जीएसटीआर 2A में दिखने लगेगा। रिटर्न फाइल हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ा, जीएसटीआर 1 में रिटर्न फाइल हो ना हो, जीएसटीआर 2A में रिसिपिएंट के दिखने लगेगा। मतलब रिसिपिएंट को ये पता चल जाएगा कि उसके सप्लायर ने डिटेल चढ़ाया है, और वहाँ पे लिखा रहता है 2A के अंदर रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो भी दिखेगा कि जीएसटीआर 1 सप्लायर ने भरा कि नहीं। तो हुआ क्या, जो रिसिपिएंट ने बेसिकली जो टैक्स अमाउंट इसे दिया था जीएसटी के रूप में परचेस के टाइम, वो कैसे पता चला रिसिपिएंट को कि ये बंदा वो जीएसटी जमा करने जा रहा है? तो वो जीएसटीआर 2A है। आया समझ में? अब 11 तारीख तक नॉर्मल स्कीम के अंदर और 13 तारीख तक क्यूआरएमपी के अंदर। ठीक है, अगर 11 तारीख तक जीएसटीआर 1 फाइल हो गया या 13 तारीख तक आपने आईएफएफ का डिटेल भर दिया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का डिटेल अगर भर दिया उसमें, तो 14 तारीख को जीएसटीआर 2B में आपको दिखने लगेगा डिटेल। अगर नहीं भरा सप्लायर ने, अपना रिटर्न मैंने भर दिया पर फाइल नहीं किया, मतलब अपलोड किया, सब कुछ किया, पर अगर 1 फाइल नहीं हुआ, तो 14 तारीख को जीएसटीआर 2B में नहीं दिखेगा। तो 2A क्या हुआ? रियल टाइम। 2B क्या हुआ? जनरेट होता है 2A के बेसिस पे। अगर 2A में इनवाइसेस दिख रहा है और उसका स्टेटस फाइल्ड के अंदर यस 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 है, और डेट अगर प्रिस्क्राइब डेट के अंदर है, 11 तारीख के पहले है फॉलोइंग मंथ के, या 11 तारीख को है, या क्यूआरएमपी में है तो 13 तारीख को, 13 तारीख के पहले रिटर्न फाइल हुआ है, तो 2B में आईटीसी आ जाएगा। और जितना 2B में दिखेगा उतना ही रिसिपिएंट एज अ क्रेडिट क्लेम कर सकता है। समझ में आया? तो जीएसटीआर 2A क्या हुआ? जीएसटीआर 2A रियल टाइम होता है। जीएसटीआर 2B जनरेट होता है किससे? 2A के बेसिस पे जनरेट होता है। समझ में आ गया? तो आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर 11 के बाद फाइल करें तो वो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो उस मंथ में नहीं मिलेगा, वो आईटीसी फिर आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, मतलब नेक्स्ट मंथ के 2B में आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हुआ 2A और 2B का। अब हम लोग आते हैं थ्योरेटिकली क्या क्या बात किया गया है 2A और 2B के बारे में। तो पहले बोला कि रूल सेक्शन 38 रेड विथ रूल 60 के हिसाब से कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटीआर 2A और 2B है क्या? कम्युनिकेशन। एक तरह से सप्लायर कम्युनिकेट कर रहा है कि भैया आपने जो जीएसटी मुझे दिया था वो मैंने चढ़ा दिया है, वो आपके 2A और 2B में अब दिखेगा। ठीक है, तो डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई furnished by a registered person under section 37(1) मतलब under GSTR 1 IFF जो भी हो, and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the detail of ITC shall be made available electronically to the recipient of such supply in such form and manner within such time and subject to such condition restriction as may be prescribed। मतलब GSTR 2 भी उसको अवेलेबल होगा, GSTR 2 है उसके मतलब जानने के लिए कि हाँ यार देखिए जीएसटीआर 2A का मेन पर्पस क्या है। तो समझिए जीएसटीआर 2A का मेन पर्पस ये है कि आप 11 तारीख तक चेक कर सकते हैं 2A के अंदर कि जितना भी परचेज मैंने किया था पिछले महीने क्या वो सारा चढ़ गया। अगर नहीं चढ़ा तो 11 तारीख को उसे गलिया सकते हैं,
मतलब अवश्य वाले सप्लायर को कॉल करिए और उसको बोलिए कि क्यों नहीं चढ़ा, अगर आप ऐसे ही काम करिएगा तो आपके साथ में काम नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, अगर उसने नहीं चढ़ाया तो फिर आपको अपने पॉकेट से जमा करना पड़ेगा। हो सकता है बाद में आरटीसी आ जाए, पर फॉर दैट टाइम आपको अपने पॉकेट से पैसा जमा हो गया, ठीक है। वो पैसा अगर नहीं जमा होता तो आप यूटिलाइज करते। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखिएगा, वो लोग बोलता है सप्लायर को, अगर आप रेगुलरली रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जीएसटीआर 2A का मेन पर्पस यही है कि आप 11 तारीख तक चेक करते रहिए कि सारा इनवाइस चढ़ा कि नहीं। अगर नहीं चढ़ा, सप्लायर को बोलिए चढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि 14 तारीख को जब 2B जनरेट होगा तो उसमें तभी दिखेगा अगर 11 तारीख तक 1 फाइल हो गया, सिर्फ चढ़ा ना हो, फाइल भी हो गया हो, ठीक है। तो 2A का मेन पर्पस है मैच करने के लिए रिसिपिएंट को कि जो भी उसने जीएसटी का पेमेंट किया है एट अ टाइम ऑफ परचेज, उसका डिटेल वहाँ दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, चलो ठीक है, क्या फाइल्ड है कि नहीं वन, ठीक है। अगर नहीं फाइल्ड है तो सप्लायर को बोलेगा कि फाइल करिए ताकि हम आईटीसी अवेल कर पाए, ठीक है। कोई दिक्कत? तो एक्ट तो बोल दिया ये कहानी कि होगा अवेलेबल, पर होगा अवेलेबल तो क्या अवेलेबल होगा? तो जीएसटीआर 2 है, उसका नाम दिया गया, ठीक है। जीएसटीआर 2B नामकरण, क्या अवेलेबल होगा? बोला सच मैनर, तो कौन सा मैनर? तो जीएसटीआर 2A के में जो जैसे प्रेजेंट होता है वैसे अवेलेबल होगा। जीएसटीआर 2B में आपको बताएगा कि ठीक है, ये तो अवेलेबल था, लेकिन आपके बहुत से सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो आपको मिलेगा इतना ही इस महीने, ठीक है। अब रूल 88C पे आते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीसी इज अवेलेबल रिसिपिएंट, a detail of supply in respect of which such ITC cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of detail of said supply been furnished under section 171, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड करना चाहो रीड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। रूल 88C, ये नया रूल आया। ये रूल कुछ कहा, ये रूल क्या कहा? ये रूल यही कहना चाह रहा था कि हुआ क्या कि आपने 1 तो भर दिया, फेक आईटीसी को रोकने के लिए रूल आया है, ठीक है। होता क्या, जैसे ही मैंने जीएसटीआर 1 भर दिया, आईटीसी ट्रांसफर हो गया, चला गया आईटीसी रिसिपिएंट के पास, रिसिपिएंट ने अवेल कर लिया। लेकिन सबको मालूम है, क्योंकि आप लोग फाइनल में आ चुके हैं तो मालूम होगा कि जब तक जीएसटीआर 3B ना भरा है तब तक टैक्स का पेमेंट नहीं होता है। तो लोग कर क्या रहे थे कि 1 भर रहे थे, 3B नहीं भर रहे थे। जब 1 भर रहे थे और 3B नहीं भर रहे थे, इसमें हो क्या रहा था कि वो टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन आईटीसी सामने वाला अवेल कर रहा था, तो दिक्कत था। तो वही कहा गया, रूल 88C प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विथ डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बिटवीन फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। Accordingly, where tax liability as per Form GSTR 1 for a tax period exceed the tax liability as per Form GSTR 3 for that period by more than a specified extent, the registered person would be intimated on the portal of such difference and to be directed to either pay a differential tax liability along with interest or explain the difference within 7 days. Unless the taxpayer either deposit the amount specified in said intimation or furnish a replacement, the reason for any amount remaining unpaid, such person should not be allowed to file a form GSTR 1 for the subsequent tax period. कहने का मतलब उसको रोका गया, किसी से रोका गया, बोला कि अगर 1 फाइल किया ठीक है, 3 नहीं फाइल करोगे तो तुमको हम नहीं देंगे। पहले क्या 6 महीना तक आप सिर्फ जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते थे, ठीक है, बिना 3B फाइल किए हुए। तो लोग करते क्या था कि अपना यूज करते रहते थे, 1 फाइल कर रहे हैं, आईटीसी ट्रांसफर हो रहा है, 1 फाइल कर रहे हैं, आईटीसी ट्रांसफर, 3B फाइल नहीं कर रहे, दिक्कत। या 3B फाइल कर रहे तो कम टैक्स दिखा दे रहे हैं। तो ये 3B एडिटेबल होता है, एडिट कर सकते हैं आप, तो एडिट करके वहाँ पे कम पैसा जमा कर रहे थे, तो उसी को रोकने के लिए लाया गया। कहा कि आपको इंटीमेट किया जाएगा, अगर आप बताइए क्यों टैक्स कम जमा है, या तो जमा करिए, या तो बताइए 7 दिन के अंदर क्यों कम जमा है। अगर नहीं बताते तो आपको आगे का जीएसटीआर 1 नहीं भरने दिया जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत क्या था? दिक्कत यही था कि लोग 1 भरते जा रहे थे, 3 में अपना टैक्स जमा नहीं करते, 3 भरे, 3 को अपना एडिट करके उसमें कम भर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम से क्या था कि आईटीसी ट्रांसफर कर ले रहे थे, लेकिन टैक्स सरकार को मिल नहीं रहा था, तो सरकार ने रोक लगा दिया कि आपको 1 भरने नहीं देंगे।
वैसे तो अभी का जो प्रेजेंट सिस्टम है, अगर आप किसी भी मंथ का GSTR 1 या 3 नहीं भरते हैं तो आप अगले महीने का GSTR 1 नहीं भर पाते। अब तो ये सिस्टम आ गया है, अब तो मतलब ही नहीं है, मतलब अगर ये नहीं भरा गया तो कोई मतलब आगे आप भर ही नहीं पाइएगा। लेकिन अब क्या लोगों ने किया कि ये भर दिया और इसमें क्या किया, एडिटेबल था तो एडिट कर दिया। यहाँ भरा टैक्स लायबिलिटी 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पे जाके 20,000 कर दिया उसे एडिट करके, तो उसी के लिए ये आया समझ में। फेक ITC के ट्रांसफर को रोकने के लिए लाया गया, कहा गया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग GSTR 1 भर देते हैं, GSTR 3 भी भर दे रहे हैं। अब पहले तो क्या कहते भरता ही 3 भी भरता ही नहीं था, अब भर दे रहा है पर उसमें कम टैक्स भर रहा है, तो वही सब रोकने के लिए लाया गया। तो रूल 88C को अगर आप रीड करिएगा सही तरीके से तो ऐसे रीड किया जाएगा, बोला गया where a tax payable by a registered person in accordance with the statement of outward supply furnished by in form GSTR 1 or using the IFF in respect of a tax period exceed the amount of tax payable by such person in accordance with return for that period furnished by in form GSTR 3B। मतलब जब आपको ये रोका गया ना कि GSTR 1 और GSTR 3B जब तक पिछला महीना का नहीं भरिएगा अगले महीना का नहीं भर पाइएगा, तो लोगों ने क्या करना चालू कर दिया कि GSTR 1 भरता था, GSTR 3B भी भरने लगा, लेकिन यहाँ पे टैक्स या तो नील कर दे या तो टैक्स कम कर दे, ठीक है। तो तब फिर नया रूल लाना पड़ा कि अब तो ये लोग ऐसा बदमाशी कर रहा है, पहले तो करा था खाली 1 भरता था, 3 भरवे नहीं करता था। अब बोले कि नहीं, जब तक 1 और 3 नहीं भरोगे तो आगे का भरने नहीं देंगे, तो अब क्या कर रहा है, 1 भर रहा है ठीक से, 3 में अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर दे रहा है जानबूझ के। अब सरकार को दिक्कत हो रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो वही कहा गया कि आप अगर डिफरेंस आता है तो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, मैंने इंटीमेट किया जाएगा। इंटीमेट आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा ऑन द कॉमन पोर्टल, और कॉपी ऑफ सच इंटीमेशन शैल आल्सो बी सेंट टू हिज ईमेल एड्रेस। In said intimation, the state different GSTR 1 and GSTR 3B will be highlighted, and he will directed to pay the differential tax liability, और आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप टैक्स जमा करिए along with interest under section 50, या फिर एक्सप्लेन करिए क्यों ये डिफरेंस है 7 दिन के अंदर। समझ गए? Such registered person shall upon receipt of aforesaid intimation either pay the amount of differential tax liability as per an intimation fully or partly along with interest under section 50 and final detail thereof electronically on the common portal। वो पे कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है, या फिर रिप्लाई दे दे क्यों डिफरेंस है 7 दिन के अंदर। Where any amount specified in the said intimation remain unpaid, अगर unpaid रह गया 7 दिन के अंदर, एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दिया 7 दिन के अंदर, ठीक है, registered person in default or where the explanation or reason furnished by such person not found to acceptable, या फिर आपने जो दिया रीजन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जो सेड अमाउंट है वो रिकवरेबल होगा इन अकॉर्डिंग सेक्शन 79, ठीक है। अब 79 अब तक हमने पढ़ा नहीं है, रिकवरी ऑफ टैक्स का पार्ट है, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो 79 के तहत आपसे रिकवर किया जाएगा। तो ये सारा चीज जो है बेसिकली फेक ITC को रोकने के लिए बनाया गया सिस्टम है। कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं वो फॉर्म और मैनर क्या होगा जो बताएगा कि आपको कम्युनिकेट किया गया 2A का क्या मैंने बैलेंस क्या है ITC का या जो भी। तो एक तो GSTR 2A, ये रियल टाइम है, ठीक है। रीड ऑनली स्टेटमेंट, एडिटेबल नहीं, बस रीड कर सकते हैं आप। डिटेल ऑफ फॉरवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय सप्लायर इन फॉर्म GSTR 1 और यूजिंग IFF इज मेड अवेलेबल टू अ कंसर्न रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GSTR 2A। Further form GSTR 4A is the statement of inward supply for composition taxpayer। अब 2A का नाम ही 4A है, अगर आप कंपोजिशन टैक्सपेयर हैं तो आपके लिए उसका नाम 2A नहीं रख के 4A रखा गया है, ठीक है। वही अगर आप सिस्टम जनरेशन ऑफ इनवर्ट सप्लाई फॉर एन ISD, अगर आप ISD हैं तो उसी का नाम GSTR 6 से रखा गया है। तो GSTR 2A का ही नाम है अलग अलग, 4A 6A अलग अलग आदमी के लिए, ठीक है। डिटेल ऑफ इनवाइस फर्निश्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन फॉर्म GSTR 5, detail of invoice furnished by an ISD in form GSTR 6, detail of TDS by director furnished in GSTR 7, detail of TCS in GSTR 8 are made available to the recipient in form GSTR 2A। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर NRTP को डिटेल भरता है, GSTR 5 होता है उसका फॉर्म, उसका रिटर्न का फॉर्म GSTR 5 है, 1 नहीं है। 1 किसके लिए? नॉर्मल टैक्स में।
6 है ISD के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। TDS वाले के लिए GSTR 7 है, TCS वाला GSTR 8 है। ये सारा डिटेल कहाँ जाता है? GSTR 2A में आपको दिखेगा। समझ गए? Further detail of IGST paid on the import of goods or good brought in DTA from SE developer on a bill of entry or also made available in GSTR 2A। मतलब जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ आपको IGST पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। इंपोर्ट गुड्स पे कस्टम भी लगेगा, IGST भी लगेगा। तो जब IGST पे करिएगा उसका डिटेल भी 2A में दिखेगा। समझ गए? तो सारा चीज जो भी आप GST का टैक्स पे करिएगा, ठीक है, GST का जो भी टैक्स आप पेमेंट करिएगा वो आपको 2A में दिखेगा। कब? जब सप्लायर डिटेल भरेगा तभी दिखेगा। ठीक है, लेकिन क्या आप GST या 2A में दिखने वाले बैलेंस को एज अ ITC अवेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक वो रिटर्न फाइल ना हो, दिख रहा है ठीक है, पर रिटर्न अगर वो ड्यू डेट के अंदर फाइल ना हो तो आप उस पीरियड में अवेल नहीं कर पाइएगा। अगर रिटर्न बाद में फाइल हुआ है तो फिर अगले महीना में अवेल कर पाएगा, उसके अगले महीना जब भी रिटर्न फाइल होगा उसके बाद उस ड्यू डेट के अंदर फाइल हो गया है तो आप उसको देख पाइएगा 2B के अंदर। ठीक है, Retail become available to recipient for a view, download and are updated incrementally as and when supplier upload or change detail in the respective form of return statement for a given tax period। अब GSTR 2B क्या है? ये है ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। ये बताता है कि आप कितना ITC ले सकते हैं और ये आपको अवेलेबल होगा रजिस्टर्ड पर्सन को एवरी मंथ। इट इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट, इट इज अवेलेबल ओनली वंस अ मंथ। ठीक है, it consists of a detail of outward supply furnished by supplier in form 1 other than a supplier who has opted for QRMP scheme between the day immediately after due date of furnishing of form GSTR 1 for the previous month to a due date of furnishing of form GSTR 1 for the month। नहीं समझे? कहने का मतलब ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1, मान लीजिए ये कौन सा महीना है? दिसंबर है। रिटर्न किसका जाएगा? नवंबर का जाएगा। तो अगर आपने GSTR 1 फाइल किया है कब से? 12 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच तक, इसके बीच में जो भी इनवाइस चढ़ेगा और फाइल होगा उसका डिटेल दिखेगा। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 फॉर द प्रीवियस मंथ आफ्टर ड्यू डेट। तो मंथ कौन था? नवंबर। इसके पहला मंथ कौन था? अक्टूबर। अक्टूबर का ड्यू डेट क्या था? 11 नवंबर। तो 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक अगर GSTR 1 फाइल होता है तो उस केस में आपको दिखेगा। समझ गए? डिटेल ऑफ इनवाइस फर्निश्ड बाय NRTP इन GSTR 5, डिटेल ऑफ इनवाइस फर्निश्ड बाय ISD इन GSTR 6 and detail of supply furnished by his supplier who has opted for QRMP scheme in form GSTR 1 मंथ का लास्ट क्वार्टर में और IFF एज द केस में भी। तो वो डिटेल आपको दिखता है। कहाँ दिखेगा? 2B में, अगर फाइल हुआ है तब। ठीक है, अब IFF का आपको पता है, पहला मंथ का क्वार्टर है तो आप IFF भर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन द डे, उसके बताया बिटवीन द डे इमीडिएटली आफ्टर ड्यूट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 ऑफ प्रीसीडिंग मंथ। तो प्रीसीडिंग मंथ का GSTR में मान लीजिए जो क्वार्टर है आपका दिसंबर, मान लीजिए दिसंबर खत्म हुआ। ठीक है, तो दिसंबर का लास्ट कब होगा? जनवरी, 11 जनवरी को, 13 जनवरी को, 11 जनवरी को। ठीक है, तो 12 जनवरी से IFF भरने का टाइम कब तक करता है? 13 तक, तो फरवरी। ठीक है, तो आपको जनवरी का जो भी डिटेल होगा, पहला मंथ क्वार्टर कौन? जनवरी हुआ, तो वो वही चीज़ बोल रहा है, सेम लाइन जो ऊपर था। समझ में आया? पर अब यहाँ पे क्या आ गया, क्योंकि जनवरी में तो 1 जाएगा नहीं, लेकिन दिसंबर में तो 1 गया था, इसलिए 1 का डेट बोल दिया। जनवरी में क्या जाएगा? IFF। तो ये खत्म हुआ 13 को, तो 14 से लेकर के अगला, समझ गए? 14 फरवरी को खत्म होगा, तो फरवरी का 14 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक डिटेल जो फरवरी के लिए होगा। समझ में आ गया? वही चीज़ बोल रहा है फॉर थर्ड मंथ और क्वार्टर। तो आपको फिर वही सेकंड मंथ का जो IFF का ड्यू डेट है
आफ्टर ड्यू डेट ऑफ सेकंड मंथ का जो IFF का ड्यू डेट है वहां से लेकर के ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 फॉर द क्वार्टर। समझ में आ गया? द डिटेल ऑफ IGST पेड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, वो भी दिखेगा आपको GSTR 2B में। गुड्स bought in a DTA from SEZ unit developer on a bill of entry in the month। ठीक है। फॉर्म GSTR 2B कंसिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाई सप्लायर। फाइल्ड है, यहाँ मेन वर्ड क्या है? फाइल होना चाहिए। फाइल्ड बाय सप्लायर SD in their form GSTR 156 within the cutoff date। It also consists of import data of the period which are received within 30th of succeeding month। ठीक है। In case of monthly form GSTR 1, the cutoff date is 00 hour on 12th of relevant month to 23:59 hour of 11th of succeeding month। वही चीज़ बता रहा है कि वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और वहाँ फिर 11 तारीख को खत्म होगा अगला महीना का। कोई दिक्कत? तो इसमें कन्फ्यूजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए है सिर्फ। क्या समझने के लिए? कि 11 तारीख तो डेट है, इस दिन फाइल नहीं हुआ तो अब तो मिलेगा नहीं ITC, तो कब मिलेगा? तो वही बोल रहा है कि 12 तारीख से आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ प्रीवियस मंथ, वहाँ से लेकर के अगला जब तुम्हारा ड्यू डेट है, जिस मंथ का ITC उस मंथ का ड्यू डेट है, आया समझ में? 11 तारीख अगला महीना का। Detail filed in form GSTR 1 and 5 supplier and form GSTR 6 would reflect in next open from GSTR 2B of recipient in respect of supplier as the date of filing। The supplier opting for QRMP file an invoice date 15 जुलाई on 13 अगस्त। अब सोचो 15 जुलाई on 13 अगस्त, तो क्या मिलेगा? तो QRMP के अंदर है ना यार, QRMP के अंदर है। जुलाई का अगर रिटर्न भरना है, जुलाई खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई IFF के अंदर आता है। जुलाई का लास्ट डेट क्या हुआ? 13 अगस्त। तो अगर 13 अगस्त को फाइल किया, ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दिया ना, तो अगर रिटर्न को सिंपली टर्म में याद रखना, अगर ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल हुआ तो 2B में अवेलेबल हो जाएगा। नहीं समझे? अगर ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो अवेलेबल नहीं होगा, सिंपल। अगर ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल हुआ, अब ड्यू डेट अलग अलग है, मैंने GSTR 1 के लिए तो 11 तारीख है, लेकिन GSTR 3B के लिए क्या है? सॉरी, GSTR 1 के लिए 11 तारीख है, ठीक है, और QRMP के अंदर IFF के लिए क्या है? 13 तारीख। अगला महीना का 13 तारीख, अगला महीना का 11 तारीख। तो क्या विद इन ड्यू डेट फाइल हो गया? तो हो गया, तो अवेलेबल होगा। समझ में आ गया? ऐसे याद रखो, बस इतना ही है। The statement in form GSTR 2B for every month shall be made available to the registered person for the first and second month of quarter, a day after the due date of furniture detail of outward supply for a said month in the IFF by registered person opting for QRMP, in form GSTR 1 by registered person other than opting for QRMP, whichever is later। ठीक है। In the third month of quarter, a day after the due date of furnishing of detail of outward supply for said month in form GSTR 1 by registered person opting for QRMP। वही सब बकवास है। For the quarter July September, form GSTR 2B for registered person who has received supply from QRMP supplier as well as from the other supplier will generated as follows। एग्जाम्पल के तौर पे जुलाई महीना कब अवेलेबल होगा? 14 अगस्त को। क्या है कि 13 तारीख को लास्ट डेट है IFF का अगस्त के, ठीक है। तो जब ये डेट खत्म होगा, मतलब लास्ट फाइलिंग का सारा डेट खत्म हो जाएगा, जो भी आउटवर्ड सप्लाई का जो भी फॉर्म है, जैसे GSTR 5 था, GSTR 6 था, ये सब जब फाइल हो जाएगा, उसका लास्ट डेट क्या है? 13 तारीख। तो 13 के बाद ही अवेलेबल होगा ना, 14 अगस्त। आया समझ में? अगस्त का कब होगा? 14 सितंबर को। सितंबर का कब होगा? 14 अक्टूबर को। आ गया समझ में? तो वही सब बकवास है। तो इसमें याद क्या रखना है? याद इतना रखना, अगर ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल हो गया, मतलब ड्यू डेट के अंदर अगर GSTR 1 फाइल हो गया, IFF फाइल हो गया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी QRMP के अंदर GSTR 6 फाइल हो गया, GSTR 7 फाइल हो गया, GSTR 8 फाइल हो गया, तो आपको जो ITC है GSTR 5 फाइल हो गया,
तो आपको जो ITC है उसी मंथ में मिल जाएगा। कब? लेकिन ड्यू डेट के बाद हुआ तो कब मिलेगा? अब अगला महीना मिलेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब आते हैं मेन रिटर्न GSTR 3B होता है तुम्हारा, सेक्शन 39। तो GSTR 3 का मेन इस्तेमाल क्या है? टैक्स पे करना। टैक्स पेमेंट के लिए GSTR 3B का इस्तेमाल होता है। कौन एलिजिबल है फाइल करने के लिए GSTR 3B? तो प्रिस्क्राइब अ मंथली रिटर्न फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन ISD, NRTP, कंपोजिशन टैक्स पेयर, a person deducting tax at source, a person collecting tax at source, an electronic commerce operator, and a supplier of OIDR services located in non-taxable territory providing such services to a non-taxable online recipient in such form and manner and within such time as may be prescribed. For example दे दिया आपको, ठीक है। ये लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये सप्लायर ओआईडीआर सर्विसेज वाला। अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और यहाँ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो उस केस में खुद लायबल है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रिवर्स चार्ज था, याद होगा। तो वही चीज़ बकवास किया अपना, बताया, बोला इन लोगों को GSTR 3B नहीं भरना है, ठीक है। However, government may, on the recommendation of council, notify certain class registered person who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to the specified condition and restriction under this proviso. QRMP scheme has notified, which has been discussed in subsequent para. ठीक है, नोटिफाई कर सकता है, एग्जाम्प्ट कर सकता है। QRMP वाले एग्जाम्प्ट कर दिया है, वही कहानी बोला। और देखो है ये बोरिंग चैप्टर, नो डाउट, ये जितना थ्योरेटिकल चैप्टर होता है बोरिंग होता है, पर क्या करें, पढ़ना काम है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, MCQ आ सकता है, चांसेस है, और कुछ नहीं आ सकता इससे। मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कभी कभार थोड़ा बहुत मतलब 10-20 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है। अब GSTR 3B में रिटर्न का क्या फाइल हो सकता है, ठीक है। GSTR 3B is the form prescribed filing return section 39. It contains summary of outward supply, summary रहता है, inward supply, liable to reverse charge, eligible ITC और payment of tax. Thus GSTR 3B does not require invoice wise data of outward supply. अब ऐसा जो 1 में हम भरते हैं वो वहाँ ऑटो पॉपुलेट कर लेता है। लाइबिलिटी ये है। GSTR 2B से ITC उठा के ले आता है, वो समझ में आया। इंटरेस्ट पेनल्टी सिस्टम कैलकुलेट करके बता देता है आपको। तो GSTR 3 में हम करते क्या, हम कुछ नहीं करते। GSTR 3 में सारा डाटा खुद उठा लेता है। हाँ, कुछ चेंज करना हो, कुछ लग रहा हो कि हाँ सर्टेन फॉल्ट डाटा उठा लिया है, तो आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई उसमें ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है, एडिटेबल होता है तो एडिट हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक। GSTR 3B can be submitted electronically through the common portal either directly or through a facilitation center notified by commissioner. Further, nil GSTR 3B can be filed through SMS, जैसे GSTR 1 था, nil फाइल करना through SMS फाइल कर सकते हैं। तो यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ अ टैक्स पेयर, GSTR 3B कैन बी फाइल्ड मंथली और क्वार्टरली। QRMP के अंदर क्वार्टरली फाइल होगा, नॉर्मल स्कीम में मंथली फाइल होगा। अब ड्यू डेट क्या है, तो 3B का जो ड्यू डेट है वो 20 तारीख है, अगला महीना का। लेकिन अगर QRMP स्कीम के अंदर है तो 22 और 24 तारीख ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, ठीक है। इन केस टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग, 22 तारीख कब है, 24 तारीख कब है, जो QRMP को पढ़ेंगे। तो QRMP नीचे में है, QRMP है क्या, ठीक है। अब QRMP में एक चीज ध्यान रखना, QRMP के साथ दिक्कत क्या है कि लोगों को मार्केट में बहुत गलतफहमी है इसके लिए। लोग करते क्या है, QRMP के अंदर टैक्स जमा नहीं करते, जब टैक्स यहाँ हर महीने। QRMP का नाम क्या है, क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, टैक्स मंथली जमा करवाता है, लेकिन करते नहीं है वो अलग बात है, पर करना होता है मंथली पेमेंट टैक्स का। ऐसा रिटर्न क्वार्टरली भरो, मैं डिटेल तुमको IFF का यूज नहीं करना है मत करो, GSTR 1 में भरो टैक्स डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्सवा एस्टिमेट बेसिस पे जमा कर दो मंथली, लेकिन लोग करता नहीं है। खैर देखते हैं क्या बात कर रहा है क्वार्टरली रिटर्न के बारे में। अब क्वार्टरली रिटर्न क्यों लाया गया, तो कुछ गरीब लोगों के लिए लाया गया, मैंने गरीब नहीं, मैं थोड़ा स्मॉल टैक्स पेयर, अ स्मॉल पर्सन,
ठीक है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लाया गया। गरीब लोगों को कहा गया अगर तुम्हारा 5 करोड़ का टर्नओवर पर गरीब, याद करें तुमको, विश्वास नहीं मानोगे, 16 करोड़ के टर्नओवर पर 16 लाख का प्रॉफिट दिखाऊंगा, बैलेंस शीट दिखा दूंगा मैं। 16 करोड़ के टर्नओवर पर 16 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। तो 5 करोड़ कमाने वाला बंदा अमीर तो होता है बट इनकम टैक्स में गरीब है, ठीक है। तो उसका दुख मत लो कि कैसे करता है सब, और जो भी करता हो। तो 16 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे 16 करोड़ के टर्नओवर 16 लाख का प्रॉफिट दिखा सकता है लोग, तो 5 करोड़ का बंदा तो गरीब ही हुआ ना उसके लिए। तो 5 करोड़ कमाने वाला बंदा जिसका टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर रजिस्टर्ड पर्सन का 5 करोड़ से कम है, कब? पिछले साल, तो वह क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। क्यूआरएमपी स्कीम में क्या होगा, बोला तो कुछ नहीं, तुमको ऑप्शन दिए हैं आईएफएफ का 2 महीना यूज करना है करो, नहीं करोगे 13 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा, यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद जीएसटीआर 1 भरो और जीएसटीआर 3 भी भरो, ये दिया ऑप्शन, ठीक है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चीज है हमारे लिए। अब अच्छा क्या था भगवान जाने, इसमें लोगों को लगा अच्छा चीज है, समझ में आया। तो क्यूआरएमपी स्कीम यही था और कुछ नहीं, कोई दिक्कत? हाँ, एक और चीज, ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम इज जीएसटीएन वाइज, distinct person can avail QRMP scheme option for one or more GSTN. It implies that some GSTN for a plan can opt for QRMP scheme, remaining GSTN may not opt for said scheme. माने कंपोजिशन वाला हाल नहीं है कि अगर एक यूनिट कंपोजिशन में है तो मेरा सारा यूनिट कंपोजिशन रहना चाहिए, नहीं समझे। मतलब मेरा एक यूनिट दिल्ली में है और एक यूनिट हरियाणा में है, तो कंपोजिशन अगर ऑप्ट कर ले दिल्ली वाला के लिए तो हरियाणा वाला के लिए भी कंपोजिशन ऑप्ट करना पड़ता है। लेकिन क्यूआरएमपी में ऐसा है कि अगर ऑप्ट किया क्यूआरएमपी दिल्ली वाले के लिए तो हो सकता है कि हरियाणा वाला मंथली पर हो, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये ऑप्शन इसमें है। अब क्यूआरएमपी के लिए क्या था, वही सेम लाइन फिर लिखा कि अच्छा आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, और क्या। फॉर द रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर एंड पेयर टैक्स ड्यू एवरी मंथ, और वैसे बात है रिटर्न आपको क्वार्टरली भरना है लेकिन टैक्स आपको मंथली पे करना है। Registered person under QRMP scheme must have furnished the return for a preceding month as due on the date of exercising such option. A registered person shall not be able to offer a scheme if he has not furnished the last return due on the date of exercising such option. कहने का मतलब अगर आपने पिछले रिटर्न में कहीं नहीं भरा है, हो सकता है कि आपका मान लीजिए ये जैसे मंथ है तो नवंबर का रिटर्न नहीं भरा है और आप दिसंबर में चाह रहे हैं क्यूआरएमपी ऑप्ट करना, तो नहीं कर पाइएगा, आपको पहले नवंबर का रिटर्न भरना पड़ेगा, उसके बाद आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हैं। और क्यूआरएमपी ऑप्ट करने के लिए आपको क्वार्टर के पहले पूछता है, तो ठीक है। तो नवंबर मेरा क्वार्टर में तो ऐसे भी ऑप्ट नहीं होगा, आपसे पूछेगा यहाँ से जनवरी मार्च के लिए ऑप्ट करना है तो बोलिए, ठीक है। तो आपको दिसंबर तक का रिटर्न भरना पड़ेगा, तभी आप ये ऑप्ट कर पाएंगे जनवरी मार्च के लिए क्यूआरएमपी। एग्जाम्पल दिया, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम फॉर अ क्वार्टर जुलाई to September is exercising his option on 27 July for the said quarter, he must have furnished the return for the month of June which was due on 20th July. समझ गए? 27 जुलाई को चाह रहा है ऑप्ट करना, तो बोला जून तक का पूरा फाइल करिए, तब आप जुलाई सितंबर में ऑप्ट कर पाइएगा, कोई दिक्कत? अब मैनर क्या है, a registered person intending to opt for QRMP scheme for any quarter shall indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis from first day of second month of preceding quarter till the last day of first month of quarter for which option is being exercised. कहने का मतलब अगर जुलाई सितंबर के लिए ऑप्ट करना है तो फर्स्ट मई से लेके फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा था, अप्रैल मई जून, तो मई था सेकंड मंथ का फर्स्ट डे फर्स्ट मई से जिस क्वार्टर में ऑप्ट करना है जुलाई सितंबर, उसका लास्ट डेट पहला मंथ का 31 जुलाई। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आप ऑप्ट कर सकते हैं,
तो कितना समय मिला आपको? 3 महीने का समय होता है किसी भी क्वार्टर में ऑप्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल जनवरी मार्च का ऑप्ट करना है तो स्टार्ट कब से होगा? 1 दिसंबर से लेके दिसंबर, मई, जून, जुलाई, सॉरी सेकंड मंथ ना, नवंबर हो जाएगा। 1 नवंबर से लेके, सेकंड मंथ कौन था पिछले क्वार्टर का? नवंबर है। 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक मेरे पास समय है कि मैं ऑप्ट कर लूं जनवरी मार्च के लिए QRMP स्कीम। अब ये हर क्वार्टर एक्सरसाइज नहीं करना, आपने एक बार चूज कर लिया QRMP तो हर क्वार्टर के लिए QRMP हो गया। आप ऑप्ट आउट चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कब तक कर सकते हैं? जब तक कि आप एलिजिबल ना हो जाए या फिर आप ऑप्ट आउट ना कर ले, बोले कि नहीं हम मंथली बेसिस पे फाइल करेंगे तो ऑप्ट आउट हो। अब ये एलिजिबल कब होंगे? तो एलिजिबल तब होंगे अगर आपका ड्यूरिंग अ क्वार्टर, मतलब किसी क्वार्टर के दौरान आपका 5 करोड़ का एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया, ठीक है। He shall not be eligible for furnishing a return on quarterly basis from the first month of succeeding quarter। अगर किसी क्वार्टर में आपका 5 करोड़ क्रॉस कर गया तो बोला ठीक है अब तो इस क्वार्टर में QRMP में आ गए हो, मतलब मान लीजिए मैं नवंबर में क्रॉस कर गया तो दिसंबर तक तो छोड़ देगा हमको, पर बोला जनवरी मार्च से तुम्हारा खत्म हो गया। समझ में आया? फर्स्ट मंथ ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर कौन सा है? जनवरी मार्च। आया समझ में? He shall opt for furnishing of return on monthly basis electronically on the common portal from the first month of quarter succeeding the quarter during which the aggregate turnover exceed 5 crore। The facility for opting out of a scheme for quarter will be available from first day of second month of preceding quarter to a last day of first month of the quarter। वही सेम चीज है जो पहले ऊपर पढ़ा था। 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक। समझ में आ गया? फॉर्म एंड मैनर ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B। अब ये 22 और 24 क्यों कहा QRMP के अंदर? तो बोला है कि इन स्टेट में 22 तारीख है और इन स्टेट में 24 तारीख है, बस इसलिए। कोई दिक्कत? आप नील GSTR 3B भर सकते हैं, मैसेज से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नील GSTR 3 भरना जरूरी है। देखो, या तो नील मत भरो तो भी भरो, या तो नील भरना ही भरना है। नहीं भरोगे, ये नहीं है कि नील है तो नहीं भरेंगे, होता ना कि कुछ नहीं है सर तो क्यों भरे, नहीं भरना है, वही चीज लिखा है। फाइलिंग ऑफ GSTR 3B इज मैंडेटरी फॉर ऑल नॉर्मल एंड कैजुअल टैक्स पेयर इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। फॉर सच टैक्स पीरियड नील GSTR 3B इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल। अब नील GSTR 3 में कोई डिटेल नहीं भराता है, ना टैक्स का डिटेल ना ITC का। अगर आपको ITC भी अवेल करना है तो नील नहीं होगा वो, क्योंकि ITC अवेल किससे होगा? GSTR 3B से। तो नील कब होगा? जब कुछ नहीं हो अवेल करने के लिए, ना ITC अवेल करना ना टैक्स पे करना है, तो उसको नील कहा जाएगा। अब नील GSTR 3 जब भर सकता है, वही बकवास है कि 1 दिसंबर से 20 तारीख तक भर सकते हो, ठीक है। 20 तारीख है, 22 तारीख है, 24 तारीख है, 3 गो डेट है। मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है? तो वही 3 साल फ्रॉम ड्यू डेट, उसके बाद नहीं भर पाओगे 3B। जैसे IFF का ड्यू डेट क्या है? लास्ट 13 तारीख सक्सीडिंग मंथ का, इसके बाद नहीं भर सकते हैं। और सिर्फ 3B का है, 3B नहीं भर पाओगे, कब से? 3 साल बाद। कब से? ड्यू डेट से। समझ में आ गया? अब डिटेल क्या होता है? वही डिटेल सब लिखा हुआ है कि उसमें आपका GSTN लीगल नेम ये सब दिखता है, समराइज डिटेल आउटवर्ड सप्लाई का, समराइज डिटेल इंटर स्टेट का, ठीक है, मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यून होल्डर, एलिजिबल इनएलिजिबल ITC, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स, क्रेडिट क्रेडिट, यही सब रहता है। अब आया कुछ गलती हो गया तो सही कैसे करें, ठीक है। तो सही करने के लिए कहा गया इन GST सिंस द रिटर्न आर बिल्ट फ्रॉम डिटेल ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन देयर इज नो रिक्वायर फॉर हैविंग अ रिवाइज रिटर्न। एनी नीड टू रिवाइज अ रिटर्न मे अराइज टू नीड टू चेंज अ सेट ऑफ इनवॉइस और डेबिट क्रेडिट नोट। तो बेसिकली 3B क्यों रिवाइज करना? अगर कुछ रिवाइज करना है तो GSTR 3B तो 1 का समराइज डिटेल है एक तरह से, तो 1 को सही करना है आपको।
तो instead of revising the return already submitted, system allows changing the detail of those transactions. Invoice or debit credit no longer required to be amended. They can be amended in any of the future GSTR 3B in table specifically provided therein for the purpose of amending previously declared detail. Omission or incorrect particular discovered in the return filed under Section 39 can be rectified in the return to be filed for a tax period during which such omission or incorrect particular notice. Any tax payable as a result of such error or omission will be required to be paid along with interest. वही सब बकवास कहानी है, कोई मतलब नहीं. It is important to note that Section 99 does not permit rectification of error or omission discovered on account of scrutiny, audit, inspection, or enforcement activity by tax authority. Rectification अलाउ नहीं होगा अगर सरकार ने आपको पकड़ लिया तो. Hence, taxpayer may not be able to pass on the add receipt or receiver in the respect of tax payment made by him in persons of any other aforementioned situation. Time limit for making rectification, तो maximum time limit क्या rectify करना, 30 नवंबर अगला साल का काम खत्म, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट नहीं, डेट ऑफ फाइलिंग, समझ गए. अब लास्ट डेट तक 31 दिसंबर है, ठीक है. तो अगर आपने एनुअल रिटर्न 30 नवंबर से पहले फाइल कर दिया तो उस केस में वह क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग पहले आ जाएगा. तो पहले जो डेट है वहीं तक रेटिफाई कर सकते हैं. तो वही चीज़ का बकवास फिर से लिखा है. A return furnished under Section 39(1) on which self-assessed tax has been paid in full is considered a valid return. Filing of return for current month is possible only when return of any of the previous tax paid year one tax paid has been furnished by him. वही सब बकवास है कि आप फाइल नहीं कर सकते. 3B इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना है. अगर आप DST का यूज़ करना है कब, कंपनी और LP के लिए ई सैन आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, EVC भी कर सकते हैं. वही सब बकवास. अब आया कंपोजिशन वाले का. तो कंपोजिशन वाले का हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है. बोरिंग चैप्टर है, टेंशन मत लो, इसको ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग बोरियत में, तभी खत्म हो जाएगा. काफी बोरिंग चैप्टर है लेकिन वो काफी बड़ा भी है. बाप रे, खत्म ही नहीं हो रहा. खत्म हो जा. अब खत्म हो. काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है. तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे अपने इसको.